तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कहता है एक पार्टिकल इज सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट अ मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अबाउट अ मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के अलोंग होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ अ रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स भी लगनी चाहिए। तो अभी रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगी, लेट अस सपोज एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सर ये लिखना है। हाँ जी, लिख सकते हो आप। साथ साथ में एक रफ नोटबुक निकाल लो और साथ साथ में लिख लो, ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। मतलब लेट अस सपोज आपके पास, जैसे चैप्टर 6 पढ़ा था आपने, तो ये इस तरीके से एक बॉडी थी जिसका मास m था और ये x इक्वल्स टू 0 था। तो इसमें जो फोर्स लग रही है स्प्रिंग पे वो भी 0 थी। और आपने इस तरीके से जब इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड किया था, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुई है। और जो फोर्स लग रही थी इस पर वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही थी। आपने अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है, तो ये अगर x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी वो कैसी थी, पॉजिटिव हो गई थी, ठीक है ना। ये पता है। यस सर। हाँ। यस। तो अगर ये वाली बात पता है आप सभी को, तो अब यहाँ पर देखो। तो ये कह रहा है कि ये जो फोर्स है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। चलो, ये वाली बात पता चली। तो जब फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर एफ का, ये डायरेक्टली का साइन हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ के एक्स। कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स आ जाएगा। वेयर के क्या था, वेयर के क्या था बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट था ना। स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ जी। तो अगर के जो है अगर वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, तो यहाँ पर साथ साथ से लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन उसे कहते हैं जिसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। देखो ये यहाँ पर भी जा रहा था और यहाँ पर भी जा रहा था, अबाउट देयर मीन पोजीशन के, है ना। ठीक उसी तरीके से ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो अगर ये यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये बच्चों इस डायरेक्शन में भी जाता है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ना। अगर टू एंड फ्रो, लेकिन ये बाद में रिस्टोर कर रहा है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे, ए पॉइंट पर ये आ रहा है। ये बी है और ये सी है, पहले ए टू बी, फिर बी टू ए, फिर ए टू सी, फिर सी टू, सॉरी, फिर सी टू ए की तरफ आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर होता है, तो कहता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो जिसके अंदर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। और माइनस के जो बताएगा कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हो रही है। अब ये फोर्स का नाम क्या रखा गया है, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। तो जैसे यहाँ पर F इक्वल्स टू माइनस के एक्स आया है, तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ के आए हैं, दैट इज F इक्वल्स टू एम ए होता है। ये अगर इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। और मैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इसमें मैं इक्वेट कर दूंगा। तो माइनस ऑफ के एक्स जो होगा वो एम ए की बराबर हो जाएगा। अगर माइनस ऑफ के एक्स अगर एम ए की बराबर हो जाता है, तो बच्चों ए जो हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स अपॉन एम हो गया। तो यहाँ पर के जो है कांस्टेंट है, बॉडी का मास भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो है, वेयर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के।
तो ये पेपर में आता है एग्जाम में। तो हमने ना लेट कर लिया है कि जो ओमेगा स्क्वायर को हम लेट करते हैं के बाई एम, ये नया टर्म है, ये कांस्टेंट हमने लेट करा है, के बाई एम को क्या लेट कर लिया है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ओमेगा स्क्वायर अगर के बाई एम हो गया तो ओमेगा अंडर द रूट ऑफ के बाई एम हो जाता है। ये हमने अपनी साइड से लेट करा है कि जो के बाई एम है हम उसको क्या लेट कर रहे हैं बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पुट पुट किया जाएगा आपसे। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ सकता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए यहाँ से। तो इसके मैं चार पार्ट बना रहा हूँ। जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ 100x स्क्वायर है। एक्सेलरेशन जो है वो 100x स्क्वायर है। थर्ड ऑप्शन है एक्सेलरेशन जो है माइनस ऑफ 100x है। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेलरेशन जो है माइनस ऑफ 100 रूट x है। बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट। सर फर्स्ट ऑप्शन। होए 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 होए, बिल्कुल ही गलत जवाब। कोई सर और, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बाकी बच्चे। सर थर्ड। हाँ, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पर पता चल रहा है कि ए जो है -100x में एक्सलेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ 100 हो गया है ना। और यू विल गेट 10 हो जाएगा। समझ में आया ना। अच्छा, जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये मैंने क्लास में भी कराया था लेकिन एक बार फिर से देख लो, काफ़ी बच्चे एब्सेंट थे। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो कहता है कि ये ना इसमें डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ज़रा ध्यान देंगे। कहता है वी नो दैट, हमें क्या पता है, जो स्प्रिंग के थ्रू रिस्टोरिंग फोर्स होती है माइनस ऑफ के एक्स होती है। क्लियर। ऑल्सो हमें एक और बात पता है कि जो सेकंड लॉ से एफ इक्वल्स टू एम ए है, ये तो सबको पता होगा, एक्सेलरेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी होता है। और बच्चों डी बाई डी टी और वेलोसिटी किसकी बराबर होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो बेटा ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस वाले कंसेप्ट से? नो सर। ठीक है, वह पता है ना ये वाली बात। यस सर। डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अगर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स है और एफ इक्वल्स टू एम ए है, तो दोनों को अब हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो यूजिंग 1 and 2, तो यू कैन राइट एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो इसके बाद कहता है कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर जो है माइनस ऑफ के बाय एम इंटू एक्स, क्योंकि इस वाले मास को उठा के अब के नीचे ले आए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो के बाय एम है, और ओमेगा अंडर द रूट ऑफ के बाय एम हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। और नेक्स्ट स्टेप में मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स को कहाँ लेकर आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ, तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। और इसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, क्या सही बच्चों को समझ में आया ये वाला पार्ट? तो कहता है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम जो है हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है। कैसे हम एक इक्वेशन लिख पाएंगे एस एच एम की, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। क्लियर। अब ये कहता है कि है ना, आप इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें चार्ज पार्टिकल को मोशन कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बताया है कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के अकॉर्डिंग अभी मैं यहाँ डायमीटर बना देता हूँ इसका। और इस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर।
अच्छा, तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास है ना एक पार्टिकल है जिसको आप इस तरीके से सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको आप कैसे चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलाएंगे। अगर आप इस पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलाएंगे तो मैंने क्या माना है कि इसका जो रेडियस है ना वो ए है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। No, अगर sir. पार्टिकल अगर ओ से एक्स इसका रेडियस ए बताता है और वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है, तो किसी टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसकी पोजीशन को हमने पी बोला है, ठीक है। और कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्यू। ओके। अगर पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ तो इसने यहाँ से एक एंगल बनाया है, लेट इट बी फाई। कितना एंगल बनाया है, फाई एंगल बनाया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा है तो पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, जिस टाइम वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे था, फाई एंगल पे था, या यू कैन से फाई नॉट एंगल पे था। मैंने पार्टिकल को कहाँ से चलाया है बच्चों, इस वाली पोजीशन से चलाया है, दैट इज पॉइंट पी से, जिस टाइम टाइम कितना दिखा रहा हूं मैं, 0 सेकेंड। अब वो कुछ देर बाद पार्टिकल जो है इस क्यू तक पहुंच जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और यहाँ पर जो टाइम बीत जाता है वो टी सेकेंड्स बीत जाते हैं। तो मैंने बोला कि अगर पार्टिकल क्यू पोजीशन पर पहुंच गया तो इसने यहाँ से कितना एंगल ले लिया, आप बोलोगे थीटा एंगल ले लिया। क्लियर। और यहाँ से लेकर दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एन, ओ से लेकर एन तक की जो साइड होगी वो एक्स बताएगी, और यहाँ से आपने वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो इस पॉइंट को आपने एम बोला है। तो यहाँ से ओ से लेकर एम वाली साइड जो होगी वो वाई बताएगी। अच्छा, अगर पार्टिकल इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ होगा तो इसने थीटा कितना बनाया होगा, चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग, मोशन इन अ प्लेन, ओमेगा टी। बताया था ना, एंगल स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। कोई दिक्कत। No, sir. तो कहता है कि सपोज एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, तो कहता है द रेफरेंस पार्टिकल is at point P such that एंगल एक्स ओ पी जो होगा, एक्स ओ पी जो एंगल है एक्स एक्सिस से, वो कितना बना रहा है, दैट इज फाई नॉट। एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी, जिस टाइम पार्टिकल क्यूब है, द पार्टिकल रीचेस द पॉइंट क्यू, पार्टिकल पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है और एंगल बनाता है कितना, पीओ क्यू, है ना। और उसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल पीओ क्यू की, थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी की बराबर। अगर आपको यहाँ तक क्लियर होता है तो आपने क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या आपने क्या करा, दैट इज क्यू एन, परपेंडिकुलर किस पे है, ये एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश पे ये परपेंडिकुलर है, एंड क्यू एम परपेंडिकुलर किस पे, कौन सी एक्सिस पर है, वाई ओ वाई डैश एक्सिस पर है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो बच्चों ये जो टोटल एंगल निकला है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये फाई नॉट है, और बच्चों ये थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाई Theta नॉट, plus phi naught. और यू कैन से ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट हो जाएगा। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब कहता है कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या नाम है, क्यू ओ एन, ठीक है, इन ट्राइंगल क्यू ओ एन में कितना, दैट इज एंगल, यू कैन से एंगल क्यू एन है ना, ये पूरा एंगल, अब मैंने यहाँ पे अलग से रफ में दिखा देता हूँ बच्चों।
ये एन है, ये क्यू है, और ये जो टोटल एंगल बना है ये थीटा प्लस ओमेगा टी बना है। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ एन किसकी बराबर है? थीटा प्लस ऑफ फाई नॉट की बराबर है। अच्छा, तो कॉस थीटा प्लस फाई नॉट निकालना चाहते हो तो इसका रेडियस तो ए है ना, क्योंकि हमने तो रेडियस ए लिया है, वो तो बराबर रहेगा थीटा प्लस फाई नॉट। तो यू कैन से कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओ एन अपॉन कितना हो जाएगा? ओ क्यू हो जाएगा। व्हाट इज ओ एन? दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एक्स एक्स का पॉइंट है ना ये, एंड दिस इज कॉल्ड ए, है ना। तो यू कैन से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। यस और नो? सिमिलरली साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस ओमेगा टी परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड वाई था, है ना, ये वाली एक्सिस को हमने वाई बोला है। तो क्यू एन अपॉन में ओ क्यू, वाई बाय ए। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? ए साइन थीटा प्लस, सॉरी फाई नॉट आना था यहाँ पे, तो थीटा प्लस फाई नॉट आएगा यहाँ पे ना। हाँ, तो यहाँ हम यहाँ कर देंगे थीटा प्लस फाई नॉट, थीटा प्लस फाई नॉट, और यही बन जाएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट। क्या सभी को ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, जिसको हमने क्या बोला? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला है। बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई रिक्वेस्ट कि इतना पार्ट लिख लो कि सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो ये है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एस एच एम, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो एक्स और वाई की इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? ए थीटा प्लस फाई नॉट, वेयर थीटा किसकी बराबर है? ओमेगा टी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, बच्चे ये भी लिखना है सही बच्चों को, अगर x इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, या फिर y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, तो बच्चों इसमें ए क्या बता रहा है? बताओगे क्या बता रहा है ये? ए क्या बता रहा है बच्चों? बताओ। Sir, radius. अबे एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, Yeah, okay. एक्स और वाई जो कहलाएंगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगी। ठीक है, और ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, इस पूरे को बोलेंगे फेज, दैट इज फेज। और जस्ट ओमेगा टी को अगर बोलना चाहोगे, उसे बोला जाता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसी भी टाइम टी के लिए। और जब फाई नॉट होगा उसे बोला जाएगा इनिशियल फेज। तो मेरे इस लेक्चर में जो हमने आज ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एसएचएम के बारे में पढ़ा है, तो रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये दो मेन डेरिवेशंस आपको याद करनी है एक्स और वाई के टर्म में। थैंक यू वेरी मच।